Good afternoon, everyone. I'm Garima Rathore. Again, welcome you all on this wonderful platform of education, Shri Karni Academy and EduTech. बेटा हम लोग जो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे विलियन, उसी की फिर से कंटिन्यूटी में क्लास होगी आज आपकी। अभी तक का जो हमने टॉपिक क्लियर किया है, थोड़ा सा एक बार आपको उसको रिकैप्चुलेट करवा देती हूँ। हमने विलियन के प्रकार, विलय, विलायक, साथ ही साथ विलियन में विलय की मात्रा के अनुसार सांद्रता ज्ञात करने के जो विभिन्न विधियां हैं, विभिन्न तरीके जो हो सकते हैं, विभिन्न फॉर्मूले जो हो सकते हैं, उनका भी हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद हमने विलयता का अध्ययन कर लिया, हेनरी का नियम पढ़ लिया, जो हमें क्या बता रहा था, जो हमें इसके बारे में बता रहा था कि यदि हम किसी द्रव विलायक में किसी गैस को घोलना चाह रहे हैं तो उस गैस की मात्रा और दाब में क्या संबंध है। यह संबंध जो था हमने हेनरी के नियम में पढ़ लिया। ठीक है, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ठोसों के बारे में। यदि हम किसी ठोस विलय को किसी द्रव विलायक में घोलना चाहते हैं तो उसकी विलयता को, किसी ठोस की विलयता को कौन कौन प्रभावित करेगा किसी द्रव विलायक में। तो हम चेक करते हैं कौन कौन हैं वे कारक जो यहाँ पे विलयता को प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं ठोसों की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक जो हमने यहाँ लिखा है वो है, सबसे पहला कारक जो हमने यहाँ लिखा है वो है ठोस एवं विलायक की प्रकृति। ये है आपका पहला कारक, ठोस एवं विलायक की प्रकृति के बारे में। ठीक है, इसके लिए जब भी आपके पास ठोस एवं विलायक की प्रकृति की बात हो तो आपको एक ही बात दिमाग में रखनी है। शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ, आपको ये याद रखना है कि समान को घोलता है। आपको बस यही बात दिमाग में रखनी है। क्या मतलब है इस समान को घोलता है, या फिर यूँ कह दे लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसका क्या मतलब है समान को घोलता है, मतलब यदि आपका विलय ध्रुवीय है, यदि आपका विलय ध्रुवीय है तो विलायक भी ध्रुवीय होगा। यानी यदि आपका विलय ध्रुवीय है तो विलायक भी ध्रुवीय होगा, तो वो आसानी से उसमें विलय होगा। यदि आपने किसी ध्रुवीय विलय को लेके आप किसी अध्रुवीय विलायक में घोलना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो इजीली घुल जाए। यानी दोनों की केमिकल प्रकृति जो है वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समान को घोलता है मतलब समझ में आया। यदि विलय हमारा ध्रुवीय है तो वो किस प्रकार के विलायक में घुलेगा, ध्रुवीय में घुलेगा। क्लियर। और यदि हमारा विलय अध्रुवीय है तो वो अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। समझ आ रही है बेटा बात। बस ये सिंपल सी आपको बात याद रखनी है इसके लिए कि समान को घोलता है। अंडरस्टूड। जैसे अगर हम नमक की बात करते हैं, NaCl जो है वो जल में बहुत इजीली विलय हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि NaCl किस प्रकार का यौगिक है, NaCl Na+ और Cl- से मिलकर बना है, ध्रुवीय यौगिक है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं जल की, जल क्या है, H2O, यह भी H+ और OH- से मिलकर बना है कि नहीं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ही विलय और विलायक दोनों ही क्या है, दोनों ही समान प्रकृति के, दोनों ही ध्रुवीय हैं। क्लियर है बात, समान को घोलता है। इसके बाद देखिए, यदि हम बात कर रहे हैं दाब के प्रभाव की, जो सेकंड टॉपिक है उसमें हम बात करते हैं दाब के प्रभाव की, तो हम क्या कहेंगे कि ठोस की द्रव में विलयता पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि हमारा विलय कैसा है, ठोस है, और विलायक कैसा है, द्रव है। इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इन्हें और अधिक प्रेशर इनको दे सकें, इनके अणुओं को और अधिक समीप ला सकें, ऐसे चांस ही नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास ठोस और द्रव है, इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑलरेडी बहुत पास होते हैं, इसलिए हम इन्हें और अधिक संपीड़ित नहीं कर सकते। क्लियर है। इसलिए हम क्या करेंगे, दाब का यहाँ पे कोई खास अध्ययन नहीं करेंगे। अब जो तीसरी बात है वो है ताप के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि ताप के लिए यदि हम ठोस और द्रव वाले विलयन की बात कर रहे हैं जिसमें हमारा विलायक जो है वो द्रव है,
और विलय जो है वो ठोस है, तो उसके लिए यदि हम ताप का अध्ययन करते हैं तो हमें दो प्रकार से अध्ययन करना पड़ेगा। एक प्रक्रम ऊष्माक्षेपी हो सकता है, ऊष्मा देने वाला, दूसरा प्रक्रम ऊष्माशोषी भी हो सकता है। कैसे, देखो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ऐसे प्रक्रम में ताप में विलयता कम हो जाती है, यानी जो ये हम पहले भी पढ़ चुके थे जब हमने गैसों के बारे में चर्चा की थी। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम को यदि आप ताप दे रहे हैं, यदि आप इस प्रकार के प्रक्रम का ताप बढ़ा रहे हैं तो ताप का प्रभाव उल्टा हो जाएगा, यानी विलयता जो है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रक्रम हमारा कैसा है बेटा, देखो क्लियर दिख रहा है हमारा प्रक्रम कैसा है, ऊष्माक्षेपी है। जैसे देखो एग्जाम्पल दिया है, जैसे NaOH को यदि आप जल में घोल रहे हो तो ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा। सोडियम कार्बोनेट को जल में घोल रहे हो तो यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा। लिथियम कार्बोनेट को घोल रहे हो तो भी यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा। यानी यदि आप इस प्रकार के विलयों का ताप बढ़ा देंगे तो इनकी विलयता घट जाएगी। क्लियर है बात? यदि ऊष्माशोषी प्रक्रम हो तो इसमें क्या होगा, ताप बढ़ाने पर बिल्कुल सीधा सीधा इफेक्ट होगा। यदि आपने ताप बढ़ा दिया है तो क्या होगा, विलयता भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रक्रम कैसा है, प्रक्रम बिल्कुल ऊष्माशोषी है। हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे NaCl को यदि आप विलय करना चाहते हैं, यदि आप KCl को विलय करना चाहते हैं, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को विलय करना चाहते हैं, सोडियम नाइट्रेट को करना चाहते हैं, तो इन चारों के एग्जाम्पल कैसे होंगे, एंडोथर्मिक, ऊष्माशोषी। यदि इस प्रकार के विलय को लिए आप ताप बढ़ाते हैं तो क्या होगा, विलयता भी बढ़ जाएगी। क्लियर हो रही है बात, विलयता भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों रिलेशन बता दिए हैं, ताप का किस प्रकार प्रभाव हो सकता है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए ताप बढ़ाना नहीं है, वरना उल्टा असर होगा और विलयता घट जाएगी। ऊष्माशोषी के लिए हमें पता है जो ऊष्मा को चाहता है उसे तो हमें ताप देना ही पड़ेगा। तो यदि हम इस प्रकार के, जहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है NaCl, KCl, KNO3, NaNO3, अगर हम इस प्रकार के विलयों के लिए ताप बढ़ाते हैं तो विलयता भी बढ़ जाती है। क्लियर हुई बात? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सभी ठोस कम या अधिक मात्रा में द्रव विलायकों में विलय होते हैं, हम ये सब चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, एक और बात, संतृप्त विलयन के बारे में भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मैं बता चुकी हूँ आपको संतृप्त विलयन का क्या मतलब है। जब और अधिक विलय जो है किसी विलायक में विलयशील ना हो तब हम बने विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, देखो ये रही इसकी परिभाषा, मैंने पहले भी बताई थी आपको। एक निश्चित ताप पर एक ठोस की एक विलायक में विलयता निश्चित होती है, ये हमें भी पता है, निश्चित होगी, ताप बढ़ाए बिना हम उस मात्रा को नहीं बढ़ा सकते। इस प्रकार अधिकतम ठोस घुलने पर जितना आवश्यक है, जितनी उसकी क्षमता है, उतना ठोस अगर घुल गया तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब। तो अब हम क्या कर रहे हैं, तीसरे प्रकार के विलयनों की चर्चा कर रहे हैं। पहले जो हमने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा था वो था हमारा गैस प्लस लिक्विड वाले जो विलयन थे, हमने पहले उनकी चर्चा करी थी। क्लियर है बेटा? इसके बाद अभी हमने क्या पढ़ा है, सॉलिड प्लस गैस, सॉलिड प्लस लिक्विड विलयन की अभी हमने चर्चा करी है। सॉलिड प्लस लिक्विड की अभी हमने जस्ट चर्चा करी है। और अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड प्लस लिक्विड की। क्लियर है, दिख रहा है ये, द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब। अब हम बात कर रहे हैं जब हमारा विलय भी द्रव होगा और हमारा विलयन भी जो है वो, विलायक भी जो है वो द्रव के रूप में होगा, तब इस प्रकार का जो विलयन हमें प्राप्त होगा हम उसे शॉर्ट में क्या कह देंगे, द्रव द्रव विलयन या द्रवीय विलयन। क्लियर है बात? तो इस प्रकार के विलयन के लिए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, वाष्प दाब की बात करते हैं। वाष्प दाब क्या मतलब है, इस बात का अभी चर्चा करते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं पहले। एक निश्चित ताप पर, यानी ताप हमें नहीं बदलना है, एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में, कौन सी साम्यावस्था में अभी आपको बताऊंगी, साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा, वाष्प के अणुओं के द्वारा होगा बेटा, यहाँ पे सॉरी एक मिसप्रिंटिंग है, वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर, कहाँ पर लगेगा, द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब क्या कहलाता है,
संतृप्त वाष्प दाब, संतृप्त लगाने की ज़रूरत नहीं है, साम्यावस्था की हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी हम उसको सिर्फ और सिर्फ वाष्प दाब भी कह सकते हैं। क्या मतलब है इस कथन का? ये जो हमने अभी भी चर्चा की, अभी भी जो देखा है वो है वाष्प दाब की परिभाषा। क्या मतलब है साम्यावस्था का, क्या मतलब है वाष्प दाब का? हम एक बात करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ बेटा, देखना। सपोज मेरे पास एक पात्र है इस तरह से, और इस पात्र में मैंने क्या किया है, विलयन बनाया हुआ है, द्रवीय विलयन, ठीक है, जिसमें विलय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। तो इसके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान से देखना, ये जो सतह पर उपस्थित जो अणु हैं, इनकी अगर ये द्रव है तो इनकी क्या प्रॉपर्टी होगी कि ये बहुत आसानी से वाष्पित होंगे, ठीक है, वाष्पित होंगे। यदि यह पात्र खुला होगा तो ये सारे अणु एक एक करके बाहर निकलना चाहेंगे। इस तरह से सरफेस वाले जो अणु हैं, सतह वाले जो अणु हैं, वे मुक्त हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और धीरे धीरे हमारा जो विलयन है वो कम होता जाएगा। लेकिन यदि यह पात्र खुला ना हो, सपोज इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, एक और मैंने पात्र बनाया और वो जो पात्र है वो खुला नहीं है इस बार, ठीक है, इस बार मैंने क्या किया है, पात्र को ढक दिया है, ये मैंने ढक्कन लगा दिया। तो अब ये जो विलायक है ये भी है तो द्रवीय है तो ये भी द्रव, तो इसकी भी आदत तो वही रहेगी, ये भी वाष्पित होगा, लेकिन अब इसके वाष्पित होने वाले अणुओं को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि कहाँ घूमते रहेंगे, अंदर ही अंदर घूमते रहेंगे। समझ रहे हो? तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये जो अणु हैं, सतह वाले जो अणु हैं, वे लगातार वाष्प में बदलते रहेंगे, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि जब इस ढक्कन से टकराकर उन्हें बाहर जाने का जो मौका नहीं मिल रहा है, इसके कारण से ये अंदर ही अंदर संघनित होंगे, एक दूसरे से टकराकर ये संघनित होंगे। तो मैं इस तरह से लिख दूं इसको, यहाँ जो विलयन है इसका तो निरंतर क्या हो रहा है बेटा, वाष्पन हो रहा है, इसका निरंतर वाष्पन हो रहा है। और यहाँ पर जो सतही अणु हैं इनका निरंतर क्या हो रहा है, संघनन हो रहा है। कब हो रहा है संघनन? जब मैंने पात्र को बंद किया है। यदि मैंने पात्र को खुला छोड़ा था तो वहाँ पर संघनन नहीं होगा, केवल और केवल क्या दिखाई देगा मुझे, केवल और केवल वाष्पन दिखाई देगा। क्लियर है बात? लेकिन यदि मैंने पात्र को ढक दिया, चलो मैं इसको मार्क कर देती हूँ कि ये कुछ नहीं है, ये है पात्र का ढक्कन। यदि मैंने इस पात्र को ढक दिया है तो क्या होगा, वाष्पन भी होगा और संघनन भी होगा, ठीक है। अब कुछ समय बाद ऐसी अवस्था आएगी कि जितने वाष्प के अणु हैं उतने ही द्रव के अणु ऊपर होंगे। तो इन अणुओं के द्वारा जब ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वाष्प के अणु, तो ये क्या करेंगे, वापस इसी द्रव की सतह पर दाब लगाने लगेंगे। तो उस अवस्था में जहाँ पे संघनन और वाष्पन की दर समान है, यानी जितने अणु वाष्पित हो रहे हैं उस टाइम पर, उतने ही अणु उसी पर संघनित भी हो रहे हैं। साम्यावस्था का क्या मतलब होगा, जितनी वाष्पन की दर है उतनी ही संघनन की दर होगी, यानी जितने वाष्पित हुए हैं अणु टोटल, उतने ही अणु संघनित होंगे, तब साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। और उस साम्यावस्था में इन वाष्प के अणुओं द्वारा जितना भी दाब द्रव की सतह पर लगाया जाएगा, उस दाब को ही हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। समझ आ रही है बात? उसी दाब को हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। क्लियर है बेटा? तो वाष्प दाब का मतलब समझ आया आपको, साम्यावस्था का मतलब समझ आया। देखते हैं आगे सब। चलो अब हम बात करते हैं कि वाष्प दाब तो बन गया, हमें समझ में आ गया कि वाष्प दाब का मतलब क्या है। यानी यदि हमने वाष्प दाब कब देखने को मिलेगा, उसके लिए एक शर्त है, आपको पात्र को किस प्रकार रखना होगा, पात्र को ढक के रखना पड़ेगा। यदि पात्र का ढक्कन बंद नहीं है, पात्र खुला है, तो वाष्प दाब को कभी भी नहीं देखा जा सकता, वाष्प दाब बनेगा नहीं, क्योंकि जितने भी अणु वाष्पित हो रहे हैं वो सारे तो मुक्त हो रहे हैं वायुमंडल में। क्लियर है? यानी सिर्फ वाष्पन की प्रक्रिया होगी, खुले पात्र में संघनन की प्रक्रिया नहीं होगी। यदि हम वाष्प दाब का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं साथ साथ देखनी होगी, क्योंकि साम्यावस्था प्राप्त हुए बिना हम लोग वाष्प दाब को परिभाषित नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे मानव विलयन नहीं है, सॉरी, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ, यहाँ पे है माना विलयन, जिसमें एक अवाष्पशील विलय कैसा मिलाया गया है, अवाष्पशील विलय को एक द्रव विलायक में घोलकर एक
द्रव विलायक में घोलकर बनाया गया है। एक विलयन है जिसमें हमने क्या किया है, एक द्रव तो विलायक लिया है, विलायक कैसा है हमारा द्रव है, और विलय कैसा है हमारा अवाष्पशील ठोस है। ठोस होगा बेटा, अवाष्पशील द्रव है, क्योंकि हम द्रव द्रव विलयन की चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा द्रव कैसा है इस बार, अवाष्पशील है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो वाष्पित हो। तो इस प्रकार के विलयन का वाष्प दाब, इस प्रकार के विलयन का, किस प्रकार के विलयन का, जिसमें विलायक एक द्रव है और विलय भी द्रव है, लेकिन विलय की एक खास बात है। कौन सी खास बात है, कि वो अवाष्पशील है, उसमें ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो वाष्पित हो। क्लियर है। तो इस प्रकार के विलयन का वाष्प दाब सदैव ही विलायक के वाष्प दाब के कारण ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। भाई जब विलय जो हमने लिया है उसकी प्रकृति हमने कैसी ले ली, अवाष्पशील, तो विलय वाष्पित होगा ही नहीं। तो वाष्प दाब जो भी बनेगा वो किसके कारण से बनेगा, केवल और केवल विलायक के अणुओं के कारण बनेगा। क्लियर हुई बात, यही बात यहाँ लिखी है बेटा। और क्या लिखा है, विलायक के वाष्प दाब के कारण ही होगा। क्यों, क्योंकि विलय कैसा है, अवाष्पशील है। देखो लिखा भी आगे, क्योंकि अवाष्पशील विलय का वाष्प दाब नगण्य होता है। भाई वो तो अवाष्पशील है, वाष्पित हो ही नहीं सकता, तो उसके वाष्प दाब की तो यहाँ पे बात ही नहीं है, बिल्कुल नेग्लेक्ट करना है उसको। यह देखा गया है कि विलयन का वाष्प दाब, इंपॉर्टेंट लाइन है, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की अपेक्षा कम होता है। किसकी बात की गई है, कम होता है, लेकिन किसका कम होता है, विलयन का वाष्प दाब किसकी तुलना में कम होता है, शुद्ध विलायक के। शुद्ध विलायक का क्या मतलब है बेटा, जब हमने उसमें कोई भी विलय नहीं मिलाया है, बिना विलय के कौन बचा है हमारे पास, सिर्फ विलायक। तो विलायक का वाष्प दाब कैसा होगा, हमेशा विलयन से ज्यादा। विलयन का वाष्प दाब कैसा होगा, विलायक से हमेशा कम। क्यों कम होगा, ये मैं भी आपको डायग्राम के थ्रू क्लियर करूंगी। ऐसी बात हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऐसी कभी देखी गई है हमेशा, इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प दाब अवनमन। अवनमन मतलब कमी, किसकी कमी, वाष्प दाब की। क्लियर हो रही है बात। तो वाष्प दाब अवनमन मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कहते हैं। यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0, ध्यान रखना P0 से हम किसको लिख रहे हैं, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को लिख रहे हैं, और विलयन का वाष्प दाब हम लिख रहे हैं P। तो हमें क्या पता चला कि विलायक का हमेशा ज़्यादा होगा और विलयन का हमेशा कम होगा। तो यदि हमसे पूछ ले कि वाष्प दाब में होने वाले अवनमन का पता लगाइए, तो हम कैसे लगाएंगे, देखो ये रहा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लिखा है आपके पास, वाष्प दाब अवनमन इज इक्वल्स टू P0 माइनस P। P0 क्या था, देखो हमने यहाँ लिखा है P0 है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, क्योंकि ये ज़्यादा होता है तो हम इसमें से क्या करेंगे, विलयन के वाष्प दाब को माइनस कर देंगे, और P क्या है, उस विलयन का वाष्प दाब है जो P0 से हमेशा कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि हमने विलय कैसा लिया है, अवाष्पशील विलय लिया है। अवाष्पशील विलय की ये खास बात है कि वो वाष्पित नहीं हो सकता, और अगर वाष्पित होगा ही नहीं तो जो वाष्प दाब बनेगा बंद पात्र में, वो किसके कारण बनेगा, केवल और केवल विलायक के कारण। क्लियर हो गई बात बेटा। चलिए आगे देखते हैं। विलयन के वाष्प दाब के कम हो जाने के कारण विलयन की सतह से विलायक के अणुओं की सतह को छोड़कर वाष्प अवस्था में बदलने की प्रवृत्ति भी कम हो जाती है। अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं इस बात का क्या मतलब है। क्योंकि अवाष्पशील विलय के कुछ अणु विलयन की सतह पर स्थान ग्रहण कर लेते हैं, जिससे सतह पर विलायक अणुओं की संख्या, मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, एक और बात यहाँ पे लिखनी पड़ेगी हमें, जिससे क्या होगा, विलायक अणुओं की संख्या कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप ऐड कर लेना की संख्या, विलायक अणुओं की संख्या कम हो जाती है। क्लियर है। और इस कारण से क्या होता है, वाष्प दाब में कमी दिखाई देती है। विलयन के वाष्प दाब अवनमन
और विलयन की सांद्रता को राउल्ट ने संबंधित किया था। चलो ये राउल्ट की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इस फिगर को समझते हैं, इसमें क्या बताया गया है। देखो आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, प्योर सॉल्वेंट, यानी ये इसमें हमारे पास क्या है, केवल और केवल विलायक है इस वाले पात्र में। इसको मैं पात्र नंबर 1 दे देती हूँ, इसको मैं पात्र नंबर 2 दे देती हूँ। क्लियर है? पात्र नंबर 1 में क्या है, केवल और केवल विलायक के अणु हैं। ठीक है, विलायक के अणु जो हैं सतह पर भी उपस्थित होंगे। जो बताइए यहाँ पे लाइन ये सतह के लिए है। सपोज मैं आपके लिए मैं इसको यहाँ पे इस तरह से बना देती हूँ, एक अणु ये, दूसरा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, इस तरह से 5 अणु हैं। अब हमें पता है कि वाष्प दाब कब बनेगा, जब हमने इस पात्र को ढक के रखा है और हमने जो बेल जार लिया है इससे हमने इसको ढक के भी रखा है। क्लियर है? यानी जो अणु बन रहे हैं वे बाहर वायुमंडल में मुक्त नहीं हो सकेंगे। इस कारण से क्या होगा, साम्यावस्था हमें प्राप्त होगी, वाष्पन और संघनन की दर समान हो जाएगी। यहाँ पर इन अणुओं का संघनन होगा ऊपरी सतह में, यहाँ से वाष्पन होगा, और जब इन दोनों की दर समान हो जाएगी तो हमें साम्यावस्था प्राप्त होगी। क्लियर है? उस साम्यावस्था में क्या होगा, ये अणु जितने भी हैं ये वापस इस द्रव की सतह पर कोई ना कोई दाब लगाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अणु किसके हैं, केवल और केवल विलायक के, क्योंकि विलायक कैसा है, द्रवीय है। लेकिन जब हमने देखो नंबर 2 वाला जो जार है उसको देखो, इसमें मैंने क्या लिखा है, सॉल्यूशन, यानी इसमें क्या है, विलय भी उपस्थित है और साथ ही साथ में इस पात्र में क्या है, मेरे पास विलय भी है और विलायक भी है। ये मेरे पास विलय प्लस विलायक। ठीक है बेटा, इन दोनों के मिलाने से मैंने यहाँ पे विलयन बना लिया। अब आप देखोगे कि विलय मेरा किस प्रकार का था, ये तो अवाष्पशील था, यानी इसने क्या किया, कुछ जगह यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिए। तो मैं क्या लिख रही हूँ बेटा, इस तरह से बना रही हूँ, एक जो अणु है वो है हमारे विलय का, एक अणु जो है वो है विलायक का। ठीक है, ये फिर आ गया विलय, इस तरह से। तो अब आप क्या देखेंगे कि टोटल मिलाकर सतह पर अगर हम पहले पात्र में देखते हैं तो यहाँ पर टोटल मिलाकर सतह पर कितने अणु उपस्थित है, 5 अणु उपस्थित हैं विलायक के। लेकिन जब हमने विलयन बना दिया तो कुछ सतह के कुछ जो स्थान है वो किसने ले लिया, विलय के अणुओं ने भी। ये विलय का अणु है, ये विलय का अणु है, तो कुछ स्थान इसने भी घेर लिया, जिसके कारण क्या हुआ, जब सतह का स्थान विलायक के अणुओं के लिए कम बचेगा तो उनका वाष्पन भी कम होगा। क्लियर हो रही है बात? आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे वाष्पित हुए अणुओं की संख्या और यहाँ वाष्पित हुए अणुओं की संख्या में फर्क दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी जो सतह थी वो विलय के अणुओं द्वारा भी घेर ली गई है। तो और हमें ये भी तो पता है कि वाष्पन तो सिर्फ सतह के अणुओं का हो सकता है, तो सतह का कुछ भाग विलय के अणुओं ने घेर लिया है, इसलिए विलायक का वाष्पन विलयन में कम होता है। और यही कारण है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा विलयन के वाष्प दाब से ज़्यादा होता है। क्लियर है बात? और हमने इस डिफरेंस को हमने क्या कहा है, क्या कहा इस डिफरेंस को, वाष्प दाब में अवनमन। क्या कहा हमने इस डिफरेंस को, वाष्प दाब में अवनमन। क्लियर है? और उस अवनमन को, उस कमी को हम निकाल भी सकते हैं। अभी आपको फॉर्मूला बताया था हमने, कैसे निकालेंगे, P0 माइनस P, ये सूत्र अभी अभी हमने पढ़ा है, P0 माइनस P। इसका मतलब कि इस डिफरेंस का क्या मतलब है, वाष्प दाब में कुछ कमी होगी। कब? जब हमने शुद्ध विलायक लिया है और जब हमने विलयन बनाया। अब कमी क्यों होती है, इसका कारण मैंने आपको बता दिया है, चित्र के माध्यम से आपको समझा दिया है। अब तक क्लियर होनी चाहिए बात ये। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगली लाइन में, विलयन के वाष्प दाब अवनमन और विलयन की सांद्रता के मध्य सर्वप्रथम जो संबंध दिया था वो किसने दिया था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है राउल्ट। राउल्ट ने सबसे पहले ये संबंध स्थापित किया था। यदि हम इस संबंध को जानना चाहते हैं कि वाष्प दाब में होने वाली कमी और विलयन की सांद्रता के मध्य क्या संबंध है, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें भी राउल्ट का नियम पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं हम भी हम जानना चाहते हैं, हम भी तो हमारे मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं।
ठीक है, तो हम चलते हैं राउल्ट के नियम की तरफ। क्या कहता है ये नियम? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ज़रूर याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। राउल्ट का नियम क्या बताता है? राउल्ट का नियम, सबसे पहले ये जो नियम है ये एक पहले केस के लिए दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट केस कौन सा है? वाष्पशील विलय के लिए। ठीक है, जब हमने विलयन इस प्रकार बनाया है कि विलायक जो है वो भी द्रव है, विलय है वो भी द्रव है, लेकिन विलय के लिए हमने कंडीशन फिक्स कर दी। क्या फिक्स कर दिया? कि विलय कैसा होना चाहिए? वाष्पशील। समझ रहे हो बात को? यानी अब की बार वाष्पदाब जो होगा वो केवल और केवल विलायक के कारण नहीं होगा, बल्कि यदि विलय वाष्पशील है तो भाई विलय भी तो वाष्पित होगा। समझ आ रही है बात? तो इसके लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है हमें? यदि हमारा विलय वाष्पशील है तो राउल्ट का नियम क्या बताता है हमें? हम चर्चा करते हैं इसकी। एक निश्चित ताप पर, ताप कैसा है? निश्चित। एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित एक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, किसकी बात हो रही है? वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब कैसा होगा? उस अवयव की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब एवं उसके अवयव के मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होगा। ये बात बताई थी राउल्ट ने, किसके संबंध में? जब हमने कोई विलयन बनाया है जिसमें विलय किस प्रकार का है? वाष्पशील है। क्लियर है? तो क्या कह रहा है वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए? कि यदि आप वाष्पशील आपने विलय लिया है तो उसका आंशिक वाष्प दाब जो होगा वो किसके बराबर होगा? यदि हम सिर्फ उस विलय या किसी भी एक अवयव के आंशिक वाष्प दाब की चर्चा करना चाहते हैं तो हमें क्या देखना पड़ेगा यहाँ पे? कि अवयव की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना है। यदि हमें वो पता हो तो हमें उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? मोल भिन्न से। मोल भिन्न हमें ज्ञात करना आता है, हम लोग सीख चुके हैं उसको ज्ञात करने का कौन सा तरीका है। क्लियर हुई बात सभी के दिमाग में? चलिए, तो इन दोनों को हमें क्या करना है? केवल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखते हैं। मानव विलयन में दो वाष्पशील अवयव हैं। हमने जो विलयन बनाया उसमें विलय और विलायक दोनों ही वाष्पशील हैं। ठीक है, उनके बीच में आंशिक दाब क्रमशः PA और PB हैं। उनके बीच में की जगह आप इस तरह से नोट करना है इसको। उन दोनों का आंशिक दाब क्रमशः PA और PB है। अवयव कौन से हैं? एक अवयव है कैपिटल A और एक अवयव है कैपिटल B। तो हमने क्या किया? A व B को मिलाकर विलयन बनाया और उस विलयन के लिए हम क्या कह रहे हैं? कि A का आंशिक दाब जो है वो है PA और B का आंशिक दाब जो है वो है PB। क्लियर हो रही है बात? PB। इनकी मोल भिन्न क्रमशः XA है, ये हम बता चुके हैं आपको कैसे लिखते हैं मोल भिन्न को। XA एवं XB है। तो इस आंशिक दाब और मोल भिन्न के बीच में क्या संबंध है या सांद्रता में क्या संबंध है वो किसने बताया था? राउल्ट ने बताया था। तो अब हम राउल्ट के नियम की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो अवयव A के मोल भिन्न XA बराबर NA अगर हमारे पास नहीं है तो हम उसके मोल भिन्न कैसे निकालेंगे? NA बटे टोटल मोल भिन्न Na प्लस NB, और अवयव B के मोल भिन्न बराबर NB बटे Na प्लस NB। क्लियर है बात? और ये हमें पता ही है कि टोटल मोल जो होते हैं, टोटल मोल किसके बराबर होते हैं? 1 के बराबर होते हैं। क्लियर है बात? तो राउल्ट क्या बताता है? हमें बताएगा A के आंशिक दाब के बारे में। ये देखिए PA, राउल्ट के नियम के अनुसार PA, A का आंशिक दाब किसके बराबर होगा? उसके वाष्प दाब P0 क्या है? A का वाष्प दाब P0A लिखा हुआ है यहाँ पे, साथ में मल्टीप्लाइड बाय XA मतलब A के मोल भिन्न। और इसी प्रकार से हम B का आंशिक दाब भी निकाल सकते हैं जिसको हमने लिखा है PB, और PB भी किस प्रकार से हम निकालेंगे? P0B, यानी P का वाष्प दाब इंटू इसके मोल भिन्न XB। क्लियर हुई बात? ये हो गया हमारा A का आंशिक दाब और ये हो गया हमारे पास B का आंशिक दाब। क्लियर है? विलयन का टोटल वाष्प दाब कितना होगा? दोनों को ऐड करेंगे तब होगा कि नहीं? तो ये लिखा है हमने P बराबर PA प्लस PB। क्लियर हुई बात? अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। टोटल P अगर हमें निकालना है विलयन का टोटल वाष्प दाब तो P0A इंटू XA
प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर है? कहाँ से आई ये बात? समीकरण 1 और 2 से तो आई है हमारे पास ये बातें। अंडरस्टूड? और हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 होता है कि नहीं? पढ़ चुके हैं हम ये बात। तो इसी से मैं एक्स ए की वैल्यू क्या निकालूंगी? 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी। क्लियर हुई बात? अब यही वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी यहाँ पे। तो देखो क्या बनेगी इक्वेशन, P बराबर P नॉट ए, ये तो एज इट इज लिख दिया P नॉट ए। अब यहाँ इस समीकरण में जो एक्स ए था उसकी जगह मैं क्या लिख रही हूँ बेटा? ये वाली बात लिख रही हूँ, 1 माइनस एक्स बी। क्लियर है? प्लस एज इट इज P नॉट बी, यहाँ से उठा लिया P नॉट बी इंटू एक्स बी, एज इट इज आ गया। ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दी हमने। फिर हमारे पास क्या आया देखो, अब इसको हम और सॉल्व करते हैं। P नॉट ए ये एज इट इज माइनस P नॉट ए इंटू एक्स बी, इस 1 को हमने क्या किया है? इससे मल्टीप्लाई किया है, तो ये तो एज इट इज आ गया। फिर माइनस एक्स बी को भी इससे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आई, टोटल P इज इक्वल्स टू P नॉट ए माइनस P नॉट ए एक्स बी प्लस ये एज इट इज आ जाएगा। फिर से यहाँ पे इसके साथ तो हमने कुछ किया ही नहीं है, जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ नहीं किया, एज इट इज P नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर हुई बात? अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे P नॉट ए कॉमन आ रहा है दोनों में, वो ले लिया हमने कॉमन, तो टोटल P इज इक्वल्स टू P नॉट ए क्या बच गया? माइनस एक्स बी। ये हमने एज इट इज लिख लिया P नॉट ए माइनस एक्स बी, फिर P नॉट बी माइनस ये P नॉट बी यहाँ बचा है कि नहीं? एक्स बी को हम P नॉट ए माइनस एक्स बी को हमने कॉमन लेके अंदर क्या बच गया? P नॉट बी माइनस ये वाला P नॉट ए जो है ये हमने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया। तो टोटल प्रेशर के लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? ये लास्ट फॉर्मूला जो हमने लिखा है ये हमें अप्लाई करना होगा। इसमें हमें क्या क्या चाहिए? P नॉट ए क्या है? ए का वाष्प दाब, एक्स बी के मोल भिन्न, P नॉट बी का वाष्प दाब, P नॉट ए का वाष्प दाब। ये सब यदि हमारे पास है तो हम बड़ी आसानी से क्या निकाल सकते हैं? विलयन का कुल दाब निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है? लिख लो फटाफट, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इसी बात को राउल्ट ने एक चित्र द्वारा भी, एक ग्राफ द्वारा भी समझाया था जो आपके सामने है। देखो बेटा, यदि P को एक्स ए या एक्स बी के विरुद्ध आलेखित करें तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। P क्या है? वाष्प दाब है कि नहीं? आंशिक दाब। और एक्स ए क्या है? ए के मोल भिन्न, एक्स बी क्या है? बी के मोल भिन्न है। तो अब यदि हम वाष्प दाब और मोल भिन्न के मध्य ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो किस तरह से होगा? देखो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने लिया है एक्स ए की सांद्रता जो है वो मैक्सिमम है, यानी एक्स ए इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे एक्स ए की सांद्रता हो जाएगी मिनिमम। क्लियर है? ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स ए इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बी की सांद्रता 0 होगी, ये बाई मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे 0 मैं लिख रही हूँ। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है? बी की सांद्रता 0 है और इस पॉइंट पे ए की सांद्रता 0 है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पहली लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट अगर हम करते हैं तो वो किसके लिए होगी? ए के लिए होगी। ए के धीरे धीरे जैसे जैसे मोल भिन्न की हम बात कर रहे हैं, यहाँ मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे जैसे ये हम लोग वाष्प दाब की बात कर रहे हैं तो हमें पता है वाष्प दाब और मोल भिन्न में क्या संबंध था? वाष्प दाब जो है मोल भिन्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं? तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वाष्प दाब की वैल्यू भी बढ़ रही है। यहाँ देखो बी के लिए यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे बी की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है और यहाँ पे बी की कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी ये गलत बनाया हुआ है, यहाँ पे ये गलत है, सॉरी, इट वुड बी एक्स इज इक्वल्स टू 1 और ये जो है ये तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे ए की सांद्रता 0 है तो यहाँ पे वाष्प दाब भी 0। जैसे जैसे हम आगे बढ़े इस लाइन पे सांद्रता बढ़ रही है लगातार, इधर आप देख रहे हो सांद्रता बढ़ रही है, तो इसके साथ साथ क्या हो रहा है? वाष्प दाब भी उसका बढ़ता जा रहा है। ये लाइन हमें ये बता रहा है। इस लाइन की हम बात करते हैं, एक्स बी यहाँ पे 0 है, इसको मुझे 0 कर रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैक्सिमम होगा इस लाइन पे। तो जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ेंगे इसकी सांद्रता बढ़ने के कारण वाष्प दाब भी इसका लगातार इंक्रीज हो रहा है। टोटल वाष्प दाब हम कैसे निकालेंगे? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, PA प्लस PB। ये लाइन क्या कर रही है? इसको इंडिकेट कर रही है टोटल प्रेशर को। क्लियर हुई बात आपके लिए? तो ये है हमारे लिए राउल्ट के नियम का प्रथम प्रकार का ग्राफ। इसके बाद का टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल पे।